नमस्कार। धीरेन्द्र पुरी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल बंगाल की जो सड़क पर हम आपको गतिविधि दिखा रहे हैं, बंगाल में हम लोगों के पास जाके सीधे आपको लाइव में ही उनसे सड़क पर चलते हुए पूछ रहे हैं, दुकानों में पूछ रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम बंगाल के इंटेलेक्ट के साथ बात करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस सोसाइटी के अंदर ये जो पॉलिटिकल हिंसा है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, डर क्या है, और क्यों ये जो पॉलिटिकल सिस्टम हम देख रहे हैं कि जहां फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती देती हुई एक व्यवस्था, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया और बंगाल के अंदर का जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है वो सिंक्रोनाइजेशन में क्यों नहीं आता, इस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही सम्मानित और यहाँ के बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट देवाशीष चौधरी जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और बहुत लंबे समय से आप उनको अलग अलग सब पर देख रहे होंगे नेटवर्क पर। इस बार आज हम थोड़ा सा अलग बातें करें। हम ये चुनाव तो है ही, हम ये भी समझेंगे कि इस चुनाव के यहाँ तक आने के हालात क्या हैं, और ये जादवपुर का इलाका है, बेहद दिलचस्प है, चुनावी लड़ाई दिलचस्प है, और उसके कारण और वो सब चीजें आपको हम देवाशीष साहब से सीखेंगे। प्रोफेसर साहब नमस्कार। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है ये, इस चुनाव को अगर मैं आपसे पूछूं, चूंकि अब तो 5 दिन बाद तो पहला वोट हो ही जाएगा, 5-6 दिन मुश्किल से बचे जिस दिन वोट होने जा रहा है, लेकिन आपको अब का सिनेरियो क्या दिख रहा है, एग्जैक्ट सिनेरियो आपको लग क्या रहा है? क्योंकि हम जो सड़क पर सुन रहे हैं, जो सड़क पर देख रहे हैं, वो सब मैच नहीं कर रहा उससे जो फिगर दिखने वाले हैं। ऐसा क्यों? देखिए, फिगर अपनी जगह है। फिगर जो आएंगे, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर बंगाल इलेक्शन में होता है वायलेंस, और यहाँ तक कि मतलब काउंटिंग के डे पर भी वायलेंस होता है। यहाँ पर साइंटिफिक रिगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लेफ्ट के टाइम से चला आ रहा है, वोट पर से भी हाई रहता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ममता बनर्जी का एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है, बहुत हाई है। हम लोगों ने आरजी कर का इशू देखा है, जहाँ एकदम प्रॉपर कैलकाटा में मतलब इतना बड़ा कांड हो गया। उसके बाद सब जगह यहाँ पर इतना करप्शन है, टीम्स के अंदर भी बहुत सारा पॉलिटिकल इनफाइटिंग है, सब कुछ है। लेकिन इसके बाद भी जो सिचुएशन खड़ी होती है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेमोग्राफी। वेस्ट बंगाल का डेमोग्राफी ऐसा खड़ा हुआ है, आप मान के चलिए जब 2011 में जब ममता की सरकार पहली बार बनी तो वो कांग्रेस के साथ अलायंस में थी। तो कांग्रेस ने मोटा मोटी मुस्लिम वोटों को गैदर किया, मालदा मुझे उत्तर दिनाजपुर मुस्लिम वोटों को गैदर किया, और टीएमसी के पास हिंदू वोटर थे, तो मिला के दोनों पावर में आए। 2011 में पावर के आने बाद ममता ने जो पहला काम किया वो था कांग्रेस को एकदम साफ कर दिया वेस्ट बंगाल से, सारे मुसलमान वोट उसने गैदर कर लिए। तो उसका तकरीबन 60 से 70 सीट जो मुस्लिम मेजोरिटी के हैं, वहां से तो वो शुरू करती है उसकी काउंटिंग। उसमें सेंध लगाने की बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई। यहाँ पर हुमायूं कबीर का एपिसोड हो गया, आईएसएफ आ गई, मीम वाले भी वोट लड़ रहे हैं, कांग्रेस इस बार लड़ रही है। लेकिन थोड़ा बहुत ये नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी ने उसको मेकअप किया है। मुस्लिम वोट जो टूट रहा था वो उसने पकड़ लिया। अब कितना पकड़ा है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मुस्लिम वोट कुछ तो उसके हाथ से निकला है। तो ये 2016 के बाद से, 2016 जो उसका सेकंड इलेक्शन था, 2016 के बाद से उसने मुस्लिम वोट उसका पक्का वोट बैंक था, उसमें कुछ तो सेंध लगी है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस बार की इलेक्शन का। ये एक खास पॉइंट है, वो हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। और पॉलिटिकल वायलेंस जो होना है वो अभी होना शुरू हुआ है। अभी आप देखेंगे वायलेंस और बढ़ता रहेगा, बहुत वायलेंस होने वाला है। ये दो फैक्टर हैं। और तीसरा फैक्टर ये है कि कांग्रेस और सीपीएम एक साथ मिलकर वोट लड़े थे, 2019 का भी लड़े थे, 21 का भी लड़े थे, 24 का भी लड़े थे। लेकिन 2026 में फर्स्ट टाइम कांग्रेस सीपीएम अलग हुए। 2016 में अलग अलग लड़े थे। 2016 में अलग लड़ने से वोट दोनों का वोट परसेंटेज कम हुआ था, और नया फैक्टर यहाँ खड़ा हो गया था, कांग्रेस खत्म हो गई थी। तो उसके बाद 2019 के बाद से दोनों अलायंस में थे। 2026 में फर्स्ट टाइम फिर से कांग्रेस सीपीएम अलग लड़ रहे हैं। अब ये जो दोनों सीपीएम कांग्रेस अलग लड़ रहे हैं, इसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो हिस्ट्री है उसके अंदर कांग्रेस का वोटर सीपीएम को वोट ट्रांसफर नहीं करता है, सीपीएम का वोटर कांग्रेस को वोट ट्रांसफर नहीं करता है। ये भी शायद एक रीजन रहा हो जिस वजह से 2021 के विधानसभा में कांग्रेस सीपीएम दोनों जीरो हो गए, दोनों जीरो हो गए एकदम। एक भी विधायक नहीं, एक भी सीट नहीं मिली। इस बार हर समीक्षक ये कह रहा है कि कम से कम 6 से 10 सीट कांग्रेस को मिलने वाले हैं, और वो उसको मुस्लिम सीट ही मिलने वाले हैं, मालदा मुश्ताक उत्तर दिनाजपुर। तो अगर मान लीजिए 6 या 4 सीट भी कांग्रेस लेती है तो टीएमसी को कम से कम वो 10 से 15 सीट वो डैमेज करेगी, क्योंकि उत्तर मालदा जो है वहाँ थोड़ा हिंदू वोटर है। ये नहीं, मालदा मुश्ताक दिनाजपुर को मिलाकर 40 के आसपास 35-40 सीट है।
उसके बाद उत्तर बंग जो है, तो ये जो 40 सीट है, 40 में कम से कम अगर कांग्रेस ने 5, 6 या 7 सीटें भी ली, तो बीजेपी को भी वहां से 6 या 7 सीटें मिल सकती हैं। जो पिछली बार शायद 4 या 5 थे, वो डबल हो सकता है। तो मालदा मुर्शिदाबाद में बीजेपी को कुछ गेन हो सकता है अगर मुस्लिम वोट को तोड़ दिया, उसका इम्पैक्ट कम होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। लेकिन सबसे चिंता का विषय है कि सीपीएम जिस तरह से वोट बढ़ाने वाली है, कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, शायद मैं गलत हूं, लेकिन सीपीएम अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएगी इस बार। तो उसके बाद कांग्रेस का ठप्पा नहीं लगा हुआ, तो सीपीएम के जो पुराने कोर वोटर है, क्योंकि लेफ्ट की मानसिकता यहाँ बंगाल में है, हम लोग एकदम बुरी हालत में, जब इनके विधायक जीरो थे तब भी कुछ कुछ एरिया थे बंगाल में जहां 16% तक वोट सीपीएम को मिले। कुछ कुछ एरिया, नदिया, कृष्णनगर, उत्तर 24 परगना, कुछ कुछ एरिया में 16-17%, बारासात, कोसीराज, कुछ इलाके हैं बनगा, जहां सीपीएम ने 16%, 70% वोट किए, और कलेक्टिवली 5 से 6% वोट सीपीएम का अभी भी है। तो जहां उसके पॉकेट वोट है, वहां उनका जो वोटर है वो और ज्यादा एनर्जाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें कांग्रेस का ठप्पा नहीं लगा हुआ। तो सीपीएम का कांग्रेस के साथ पुरानी दुश्मनी है, तो सीपीएम अपना वोट बढ़ाएगी। सीपीएम का वोट बढ़ा तो उसने कांग्रेस मुस्लिम वोट तोड़ेगी और सीपीएम हिंदू वोट तोड़ेगी, और इलेक्शन होने वाला हिंदू मुसलमान के ऊपर ही होने वाला, को किसी तरह से एनालिसिस करें। क्योंकि इसका सबसे बड़ा इसकी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन डेट अनाउंस होने से पहले ही ममता बनर्जी का ये भाषण पूरा वायरल हुआ, जहां ममता बनर्जी ने इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले ये बोला ओपन मीटिंग में कि अगर टीएमसी नहीं रही तो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को घेर के 1 मिनट के अंदर 12 बजा देगी। मतलब उसने ओपन थ्रेटनिंग किया ममता बनर्जी ने कि अगर हम नहीं रहे तो यहाँ हिंदू मुसलमान दंगा होने वाला है। तो उसने तो वो टेम्पलेट वही सेट कर दिया, और हिंदू मुसलमान पे ही वोट होगा किसी भी एंगल से हम लोग देखें। और ममता बनर्जी का उसमें एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी के साथ समस्या ये है कि बीजेपी का संगठन जो है वो उतना मजबूत नहीं है, बस ये एक समस्या है। नहीं तो अगर बीजेपी अगर थोड़ा सा वो बूथ लेवल पे अपना फाइट कर सकी, बूथ लेवल पे अगर फाइट कर सकी बीजेपी, वायलेंस को रोक सकी, और वायलेंस का जवाब में टीएमसी को रोक सकी, वायलेंस को रोक सकी अगर, तो बहुत ही स्पेक्टेकुलर रिजल्ट होने वाले हैं। 60-70 सीट जो मुसलमान के हैं उनको छोड़ के बाकी में बीजेपी को स्वीप करने से कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी सिर्फ अटकती है आपका जिसको प्रॉपर कैलकाटा जिसको बोलते हैं, हावड़ा, कलकत्ता, 2 24 परगना, इसमें मिला के करीब 100 के आसपास सीट है। वही 100 सीट डिसाइड कर लेगा, क्योंकि नॉर्थ बंगाल मालदा से लेकर आपका फरक्का से लेकर पूरा कूच बिहार, अलीपुर द्वार तक वहाँ 54 या 54 सीटें हैं। 54-55 से इस बार 40 के आसपास वहाँ एकदम फिक्स है, 40 आना ही आना है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को आना ही है। इधर पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम जो है, और पश्चिम मेदिनीपुर, उसमें भी तकरीबन 30 के आसपास सीट है, 20-22 और 12 या 15 सीट पश्चिम मेदिनीपुर के, तो आप वही 35 के मान के चलिए। 35 में भी 20 के आसपास आना एकदम श्योर है, आना ही आना है। तो 70-80 2021 का मार्जिन तो टच कर ही रही है, उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन 2021 में जो 77-80 सीट थी, 77 कैसे क्रॉस करेगी वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए संगठन कैसा काम कर रहा है, ये थोड़ा ग्राउंड में आप देखेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन एक चीज जो हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं कि यहाँ हिंदू वोट टीएम उसको मिल जाता है सीपीएम को, लेकिन मुस्लिम वोट तो उसको नहीं मिलता है। मुसलमान वोट सीपीएम को नहीं मिलता है, क्योंकि 34 ईयर जो रूल था उसमें सीपीएम के लोगों ने, जैसे सच्चर कमेटी का रिपोर्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट ने बताया कि वेस्ट बंगाल का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। आफ्टर 34 years of left secular rule, left liberal rule, वेस्ट बंगाल का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ था आफ्टर द लेफ्ट रूल। तो लेफ्ट रूल जो था वो बेसिकली मिडिल क्लास बुर्जुआ भद्रलोक का, बंगाली भद्रलोक मिडिल क्लास का बुर्जुआ का रूल था। तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ उसका उतना जस्टिस नहीं था, कभी जस्टिस नहीं किया उसने। अभी मोहम्मद सलीम को बनाया इन लोगों ने जनरल सेक्रेटरी, लेकिन कभी नहीं था ऐसा, कभी नहीं किया सीपीएम के लोगों ने। तो इसलिए मुस्लिम जो है वेस्ट बंगाल का, वो बाय नेचर वो कांग्रेस का ही वोटर है। 2011 में भी जब चेंज हुआ या गवर्नमेंट चेंज हुई, तब मुसलमानों ने कांग्रेस को ही वोट दिया जो वो देते आ रहे थे। चेंज हुआ था आफ्टर सिंगूर नंदीग्राम, ममता बनर्जी ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा जहां लोग सीपीएम से तो परेशान हो चुके थे, उन्होंने फिर ममता को वोट दिया। तो वैसा है मुसलमान वोट को जो उसने कैप्चर किया ममता ने, ये उसका लास्ट 10 years का उसका मेन पॉलिटिक्स उसका मुस्लिम वोट गैदर करना है, जहां उसे तरह तरह के उसने फ्रीबीज दिया मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा उसने एम्पावर किया। अभी भी आप देखेंगे इस बार इलेक्शन में सबसे ज्यादा टिकट टीएमसी ने दिया है मुस्लिम को,
करीबन 60 के आसपास उसने कैंडिडेट्स टीएमसी ने मुस्लिम खड़े करे हैं, सीपीएम ने भी करे हैं, कांग्रेस ने भी करे हैं। तो आप देखेंगे कि इस साल 2026 में रिजल्ट कैसा भी रहे, रिकॉर्ड नंबर ऑफ मुस्लिम एमएलएस होने वाले वेस्ट बंगाल के हिस्ट्री में। इतने मुस्लिम एमएलएस कभी नहीं हुए मेरे आकलन से। तो मेरे ख्याल से 40 से 50 एमएलए, मिनिमम 40 एमएलए मुसलमान होने वाले वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेचर में, जो कभी नहीं था, कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हिंदू मुसलमान होने जा रहा है। ये सब लोग, जैसे ही हम बंगाल की चौहदी को पार करते हैं, ज्यादातर लोग ये बात मान रहे हैं कि साहब ये होने जा रहा, लेकिन हिंदू का पोलराइजेशन तो है नहीं अगर इस तरह से। क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों का हम परसेंटेज देखेंगे तो भले ही हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ओवरऑल जो वोट पड़ेगा वो 90% से ऊपर जो है, 90% से ऊपर टीएमसी तक जाएगा, जहां तक मेरा अपना आकलन है। क्योंकि पिछली बार भी हम ये देख रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि रहेगा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहेगा तृणमूल तो हम मिलेंगे, तो वो ये बता रही है मुस्लिम वोटर को कि साहब तुम्हारी जिम्मेदारी है वरना हम तो गए, है ना। तो लेकिन क्या हिंदू वोटरों का कंसोलिडेशन बीजेपी को उस तरह हो सकता है? क्योंकि डिवीजन हिंदू में है, वो टीएमसी को भी मिलेगा, सीपीएम उसको रिगेन कर सकती है क्योंकि सीपीएम की ताकत रहा है, और तीसरा उसको हिंदू बीजेपी को चाहिए। और बीजेपी अगर 70 से 75% वोट नहीं लेती है, टोटल कास्ट वोट जो हिंदुओं का हुआ है, तो उससे कोई बचने का रास्ता मिलेगा? देखिए, यहाँ पर वोट जो है एसआर के बाद भी जो भी है, मोटे तौर पे मोटा फिगर है 7 करोड़ यहाँ इलेक्टोरेट है, 7 करोड़ वोटर है। 7 करोड़ में 2 करोड़ मुस्लिम वोटर है, 5 करोड़ हिंदू वोटर। मोटा हिसाब ये है। 5 करोड़ हिंदू वोटर में से तकरीबन 1 करोड़, मान लीजिए 50 लाख या 80 लाख हिंदू वोट डालते नहीं। मतलब वोटिंग परसेंटेज हिंदू में थोड़ा कम रहता है, मुसलमानों में ज्यादा रहता है। वो तो पूरे देश का 2 करोड़ मुसलमानों में तकरीबन सिर्फ 10 या 20% मुसलमान जो वोट नहीं देते होंगे, पूरे 80-90% मुसलमान वोट देते हैं। और यहाँ 80% के लिए 75-80% हिंदू वोट देते हैं। तो पहले तो कुछ 1% हिंदू वोटर है, वो तो वोट डालते ही नहीं। अब मान लीजिए कलकत्ता के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, थोड़े सीनियर सिटीजन है, ये लोग वोट देते नहीं। थोड़ा सा वायलेंस हुआ, घर में बैठ जाते हैं, वो वोट देंगे नहीं। तो 5 करोड़ में से हाईएस्ट जो वोट हिंदू वोट जो बीजेपी ने लिया है 24 में भी, वो है 2 करोड़ 38 लाख। मतलब अभी भी 50% हिंदू वोट बीजेपी टच नहीं कर पाया। कम से कम 2.5 करोड़ उसको मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी जितना हिंदू वोट करता है उस हिसाब से 2 करोड़ 38 लाख ठीक है। 2 करोड़ 38 लाख में अगर पकड़ा रहा और थोड़ा सा अगर ऐड किया तो इस विधानसभा में अच्छा रिजल्ट होने वाला है बीजेपी का। लेकिन मुश्किल ये है कि हिंदू महिलाएं जो हैं, ये आप लक्ष्मी भंडार से शुरू करके कन्याश्री, जो वुमेन वोटर है, हिंदुओं में भी जो वुमेन वोटर है, और थोड़ा सा यंग जनरेशन, गांव का जो यंग जनरेशन जो है, जिसको अभी तो 1500 रुपए फिर से महीना का कर दिया उसने, और युवा साथी कर दिया। और जितना भी टीएमसी का पॉलिटिक्स का नेचर इस तरह से है, जिसको यहाँ पर बंगाल में बोलते हैं सिंडिकेट राज। और ये मतलब सेमी क्राइम, मतलब पूरा क्राइम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक सेमी क्राइम का यहाँ एनवायरमेंट क्रिएट। आप जैसे मान लीजिए सिविक वॉलंटियर वगैरह, आप लोग भी यहाँ आते हो देखते होंगे, यहाँ पुलिस कम है, सिविक वॉलंटियर ज्यादा है। चौराहों पे खड़े होते सिविक वॉलंटियर। अब वो सिविक वॉलंटियर क्या है, उनका क्या सैलरी है, किसी को नहीं मालूम। उनका मेन काम होता है जितने भी ट्रक जाते हैं, जितने भी कैरियर वैन जाते, उनको रोकना, 10 रुपए 20 रुपए कलेक्शन करना, ये ओपन सीक्रेट है, सब जान रहे हैं। तो सिविक वॉलंटियर्स में जो जिन लड़कों को लगाया है, फिर लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, इसमें जो गर्ल्स को मोबिलाइज किया है, तो ऐसे सिंडिकेट राज है। मतलब ये जितना कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें परसेंटेज लेना है, तो इस तरह की एक्टिविटीज में यूथ को इन्वॉल्व कर दिया है। अब वो यूथ जो है और ये जो वुमेन वोटर है, इसको कैसे गैल्वेनाइज करे टुवर्ड्स अ चेंज तो वो भी चाह रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह का सिस्टम है ममता ने बनाया है, जैसा अभी खुद बता, गुलशन रहेगा तो फूल खिलेंगे, तो उसने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इसी में रहने में सबको इसी में सबका वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया इसके अंदर। भाई क्राइम है, जो भी है, क्राइम करके पैसा कमाना है, तो पुलिस किसकी, ममता की है, तो ठीक है, हम ममता के लिए क्राइम कर रहे हैं, ममता की पुलिस है। मतलब एक तरह से, इस तरह से माफिया बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, तो इस तरह का तंत्र इसने यहाँ तैयार कर लिया। तो इसलिए उसको मुसलमान का मान लीजिए 2 करोड़ वोट और 1 करोड़ हिंदू का वोट, पिछली बार भी उसके ही मिला था 2 करोड़ 90 के लाभ, 290 तो 7 करोड़ में से 3 करोड़ तो उसको ऐसे ही ले जाती है। वो बीजेपी रह जाता है 2 करोड़ 38, 2 करोड़ 40 में बीजेपी रुक जाता है। बीच में 10 से 11% का मार्जिन है। अभी 10 जो 11% का जो मार्जिन है, उसमें फिर सीपीएम वाले भी घुसते हैं, कांग्रेस वाले भी घुसते हैं, सब उसके अंदर बीच में घुस जाते हैं। आपका यूपी बिहार में
जैसे बिहार के इलेक्शन में 2% का टोटल, मतलब जब नीतीश कुमार के साथ एक साथ था तो 20,000 वोट का सिर्फ डिफरेंस था, 2% का डिफरेंस था सिर्फ। तो वो कास्ट इक्वेशन चेंज करने से वो पूरा लैंडस्लाइड हो गया बीजेपी के फेवर में। यहाँ 12%, 11% का डिफरेंस है और तकरीबन 60 लाख के आसपास वोट का डिफरेंस है। अब 60 लाख वोट, वो भी पूरा ही हिंदुओं का वोट चाहिए, क्योंकि 60 लाख वोट जो डिफरेंस है वो तो मुसलमान के वोट से मेकअप नहीं होगा। अब 60 लाख हिंदू वोट बीजेपी कहां से लाएगी? बीजेपी के लिए इसके लिए जितना उसको मेहनत करनी चाहिए, संगठन बनाना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत दुर्भाग्य भी एक तरह से कि 60 लाख हिंदू वोट गैदर करना इस सिचुएशन में, जहां इकोनॉमी इतनी वीक है वेस्ट बंगाल की, जहां सेमी क्राइम सिंडिकेट का राज चल रहा है, जहां इतना डोल पॉलिटिक्स हो रहा है, वहां पर 60 लाख हिंदू वोट लाना, चाहे टीम से तोड़ के लाए, चाहे जो घर पे जो वोट नहीं डालते घर पे बैठ रहे थे उनको बुला के लाए, परसेंटेज बढ़ाए हिंदू वोट का, टीम से वोट तोड़े, सीपीएम को रोके, तो इन सब के लिए मेहनत करना पड़ता है। वो थोड़ा सा शायद अब भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कैसे क्या करना है। बाकी आरएसएस संघ अगर आप पूछेंगे तो संघ के लोग, आरएसएस के लोग ये एक ही काम करते जा रहे हैं 24/7। संघ के लोग तो करते रहते हैं, हाँ। लेकिन बीजेपी का जो पॉलिटिक्स जो नेचर है उसको तो इसको एड्रेस करना चाहिए ना, कि हमें 60 लाख वोट हम कहाँ से लाएंगे? 70 लाख जो मार्जिन है, हिंदू मार्जिन है, हिंदू मार्जिन कहाँ से मेकअप करेंगे? तो करना पड़ेगा। उसके लिए वो मतुआ का डायनामिक्स को समझे, या राजवंशी का समझे, कामतापुरी का समझे। कास्ट पॉलिटिक्स अगर करना तो कास्ट पॉलिटिक्स करें। यहाँ तो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के बंगाली में बहुत डिफरेंस होता है, रीजनल डिफरेंसेस है। मेदिनीपुर का बंगाली अलग तरह से सोचता है, उत्तर चौबीस परगना अलग से सोचता है, जो ईस्ट बंगाल के जो रिफ्यूजी हैं बंगाल जो है वो अलग, उनका मेंटालिटी अलग है, जो यहाँ के वेस्ट बंगाल के जो है उनका मेंटालिटी अलग है। तो ये सब सबको माइंड में रखते हुए गैदर तो करना पड़ेगा कहीं से, तो उसको 60-70 लाख हिंदू वोटर्स कहीं से लाना पड़ेगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल हुआ है। वो उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो हम भी देखते हैं, हम भी सपोर्टर हैं बीजेपी के, हम लोग संघ के कार्यकर्ता, हम वही पे क्वेश्चन मार्क हर बार देखते हैं, तो हम लोगों को भी दुख होता है कि अच्छा, ये मेहनत की कमी है। आपने बिल्कुल सही से और ईमानदारी से उसको एनालाइज किया है, लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ, जो डेमोग्राफी का डर है उसको जैसे ही हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जैसे उसके समर्थक अलग अलग पार्टी से बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है ये क्रिएट किया हुआ है भाई, खासतौर से जो बाहर के लोग हैं। आप थोड़ा सा क्रिएशन का आपने जैसे क्रिएट का बताया, हम लोग बैठे हुए हैं जादवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, जादवपुर विधानसभा बैठे, जादवपुर विधानसभा। यहाँ सीपीएम के कैंडिडेट है विकास रंजन भट्टाचार्य। आप 6 या 7 साल पुराना उनका आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कीजिए। यहाँ पर एक टीएमसी के 2-3 लीडर थे, कुछ माओवादी लीडर थे, जो 1-2 जादवपुर के 2-4 रेडिकल जो माओवादी हैं वो थे, और विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीएम का जो यहाँ जादवपुर से खड़ा है। ये सब लोगों ने एक ग्रुप बनाया, बनाकर धर्मतला, जो एकदम जैसे मान लीजिए कनॉट प्लेस है कलकत्ता का धर्मतला, वहां पर खड़े के लोगों ने बीफ पार्टी करी। विकास रंजन भट्टाचार्य ब्राह्मण है, उसका टीएमसी के लीडर थे वो सारे हिंदू ब्राह्मण थे, रेडिकल नक्सल वाले वो सारे हिंदू ब्राह्मण थे। उन लोगों ने ओपन में बीफ पार्टी करी, बीफ खाया ओपन, और अभी इलेक्शन लड़ रहे सीपीएम का यहाँ जादवपुर से। लेकिन ये इशू, अब देखिए बीजेपी इसको कैसे इशू बनाएगी कि विकास रंजन भट्टाचार्य ने गौ मांस खाया है, इसका इशू बनाएंगे कलकत्ता में, तो कैसे कैसे बनाएंगे ये लोग? तो ये जो परेशानी है, हिंदू मोबिलाइजेशन की परेशानी जो है यहाँ, मैं एक चीज सोचता हूँ इस तरह से, आप ऐसे मान के चलिए वेस्ट बंगाल का जो बंगाली कल्चर है, अब हम लोगों ने क्या नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं कि फिजिकल उसका एविडेंस देखते हैं हम। जैसे सीताराम गोयल जी ने बताया कि 20,000 हिंदू मंदिर तोड़ दिए और मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना दी, तो ये फिजिकल एविडेंस हो गया। इस्लामिक इंपीरियलिज्म का, जिहाद का जो इंपीरियलिज्म, उसका जो साम्राज्यवाद है, जिहादी साम्राज्यवाद, उसका ये फिजिकल एविडेंस कि आपने मंदिर तोड़ा, नीचे मंदिर है, ऊपर आपने मस्जिद बना दी। काशी भी वही है, मथुरा भी वही है, अब अयोध्या का सोल्यूशन हो गया। अभी और भी 20,000 मंदिर ऐसे हैं। बंगाल में भी फिजिकल एविडेंस है, मुर्शिदाबाद में जैसा आपका अदीना मस्जिद है, अदीनाथ मंदिर है, मंदिर के ऊपर मस्जिद अदीना। लेकिन बंगाल में जो उत्तर भारत में नहीं हुआ, जो बंगाल में हो गया, वो हो गया बंगाली कल्चर के ऊपर मुसलमान का इम्प्लांट। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो हिंदू कल्चर जो है, बंगाली हिंदू का जो हिंदू कल्चर, उसके ऊपर विकास रंजन भट्टाचार्य जैसे हिंदू बैठ गए जो गौ मांस खा रहे हैं और हिंदू के लीडर बन रहे हैं और हिंदू के वोट ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका बौद्धिक जगत में कल्चरल इंपीरियलिज्म हो गया। अभी बंगला लैंग्वेज, बांग्लादेश से जो अरबी फारसी का जो बंगला लैंग्वेज आता है, आज वेस्ट बंगाल का बंगला लैंग्वेज में संस्कृत के वर्ड कम हो गए हैं और अरबी फारसी के वर्ड ज्यादा हो गए हैं।
तो ये सब्जी के मतलब फिजिकल एविडेंस आप ये देख रहे हैं कि मंदिर के ऊपर मस्जिद है। और बंगाल का जो स्टडी करेंगे आप देखेंगे कि एक हिंदू मेंटेलिटी के ऊपर, हिंदू कल्चर और कस्टम के ऊपर इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक वे ऑफ थिंकिंग वो हावी ऊपर उसके ऊपर काबिज हो गई है। उसके ऊपर वो उसको इम्पोज कर रही है उसके ऊपर। और ये प्रोसेस शुरू किया है वामपंथियों ने। ये सारी कार्रवाई लेफ्ट के लोगों का किया धरा है। लेफ्ट के लोगों ने बौद्धिक जगत को खोल दिया। जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म था हिंदुओं का, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं का, वो डिफेंस तोड़ दिया, हम लोगों को वीक कर दिया। और इस्लामिक जिहाद का ऐसा यहाँ पे आक्रमण हुआ है कि अब मेंटली कोई नहीं सोच पा रहा है। अब जैसे विकास रंजन भट्टाचार्य, उसको सीपीएम टिकट भी दे रही है और एक्सपेक्ट भी कर रही है कि वो जीतेगा और वोट भी अच्छा लगेगा, लेकिन उसने ओपनली बीफ खाया हुआ है। यहाँ इतने सारे, जादवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा ईस्ट बंगाल के रिफ्यूजी का कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ मैक्सिमम ईस्ट बंगाल का रिफ्यूजी यहाँ सेटल है, जैसे दिल्ली का चित्तरंजन पार्क हो गया, कालका जी हो गया, उस तरह का है जादवपुर। और ये लोग ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश से क्यों आए थे? मुसलमानों ने वहां से भगाया था और यहाँ आके लोग खुद बीफ खाने लग गए। तो ये जो समस्या है वेस्ट बंगाल की, इसको भी एड्रेस करना है, इसको आरएसएस को भी एड्रेस करना है, बीजेपी को करना है। क्योंकि बंगाली आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसा हो रहा है कि ऐसा आइडेंटिटी बन रही है कि यहाँ मछली को लेके बोल रहे हैं, टीएमसी बोल रहे हैं कि मछली बंद कर देंगे, बीजेपी वाले मछली बंद कर देंगे, लेकिन तुम्हारा बंगाली कल्चर में तो लोग बीफ खाने लग गए। तो बीफ खाना कौन सा बंगाली कल्चर? वो इशू नहीं बन रहा। इशू क्या बन रहा है कि बीजेपी आगे तो मछली बंद कर देगी। अरे यहाँ जो बीफ खाना शुरू कर दिया हिंदुओं ने, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग को संघर्ष करना है। क्योंकि इसके बिना नहीं तो वेस्ट बंगाल सिर्फ डेमोग्राफी नहीं, वो कल्चरली वो खत्म हो जाएगा। वो रविंद्रनाथ का कल्चर, बांग्लादेश में लोगों ने रविंद्रनाथ को हटा दिया, उसकी मूर्तियां तोड़ दी, उसको भगा दिया, उसको खत्म कर दिया, तो वेस्ट बंगाल में खत्म हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या बचा फिर बंगाल? और वो जो ये एक बड़ा अजीब सा एक चुनावी में जब समीकरण समझता हूँ, वो कह रहे हैं कि बंगाल के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जो ये वोट मिले थे 2,59,000, ओ माफ कीजिए 2,59,00,000 वोट जो बीजेपी को मिले थे, तो वो क्या बंगाली वोट नहीं है या क्या वो बंगाली नहीं है? एकदम बंगाली वोट है, पूरा बंगाली वोट है। उसी को तो स्ट्रेस करना है कि बंगाली को डिफाइन करो। यहाँ ममता बनर्जी बंगाली को डिफाइन कर रही है, जय जगन्नाथ भी बोल रही है और बीफ फेस्टिवल भी कर रही है। तो ये तो बंगाली कल्चर नहीं हुआ ना। तो भद्रलोक के अंदर का ये सिस्टम क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब भद्रलोक का ये देखिए, लेकिन ये जो थ्रेट है, जब मान लीजिए सपोज करो जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो मालदा में भी रहने वाले होंगे, मुर्शिदाबाद में भी बंगाली अच्छी फैमिलीज तो रही होंगी जिनको भद्रलोक से आप एसोसिएट करते होंगे, तो वो उनको रख दिया गया या उनको भी भागना पड़ा, या वो वहां आराम से शांति से रह रहे? भद्रलोक तो कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे, जहां जहां उनको रह सकते वो तो रह रहे, उसको समस्या नहीं है। लेकिन जहां जो एकदम गांव में और एकदम इंटीरियर में, जहां जैसे शमशेरगंज में जो हुआ, शमशेरगंज में जो फादर और सन को मार दिया घर के अंदर घुस के, और फिर कालियाचक में भी हुआ, फिर दारीभीट में भी हुआ, कुछ ये जहां जहां हिंदू मुसलमान का संघर्ष हो चुका, मतलब जिसको हम लोग बोलते दंगे, जहां दंगे हो चुके एक बार, वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, वहां वो जीतेगी। बंगाल की परिस्थिति ये है कि जहां दंगा होता है, जहां एक्चुअल वायलेंस होता है, वहां पर लोग अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन बाकी जगह पर क्या है, अभी भी वही नजरुल इस्लाम का नजरुल गीती, और वो जैसे गंगा जमुनी का जो यहाँ जो बंगाल में जो कॉन्सेप्ट है, तो बंगाल का गंगा जमुनी चलता रहता है यहाँ पर। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जब तक कि वायलेंस नहीं होगा, जब तक दंगा नहीं होगा, तब तक लोग जागेंगे नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन बंगाल में आज यही सिचुएशन है, जहां जहां दंगे हुए हैं वहां बीजेपी स्टेब्लिश हो गया, वहां वो जीतेगी। इस इलेक्शन में जीतेगी, वो कभी नहीं आ रही है। साउथ इंडियन परगनास में 2021 में यहाँ दक्षिण चौबीस परगना में बहुत सारे एरियाज में वायलेंस हुआ था, गोसाबा, कैनिंग, ये वो, तो वहां पर भी इस बार बीजेपी अच्छा रिजल्ट करेगी। मेरा अपना मानना है 32 या 33 सीट है साउथ 24 परगनास का, 30 के आसपास सीट है साउथ 24 परगनास में। वहां कम से कम 5 या 10 के आसपास, तो 5-10 के बीच में बीजेपी जीतेगी। कुल्पी है, मोगरा हाट है, तो कुछ ऐसे सीटें जो जीतेगी, मेरा अपना मानना है। हालांकि अभी तक 0 है यहाँ साउथ 24 परगनास, लेकिन इस बार जीतेगी, क्योंकि वहां 21 के बाद और 24 में भी वहां हिंदू मुसलमान राइट हो चुका है। तो जहां हिंदू एक बार राइट होता है, वहां पर बीजेपी गेन कर, जैसा संदेश खाली में वहां गेन किया है, वोट परसेंटेज बढ़ा लिया है, जीत नहीं पाई, लेकिन इस बार उसका भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि संदेश खाली देगंगा पुराने राइट के बेल्ट है, एकदम पुराना राइट का एरिया है। देगंगा के बाद संदेश का 24 परगना का, फिर साउथ 24 शुरू हो जाता है।
लेकिन समस्या ये है कि बौद्धिक जगत पर जो वामपंथियों का जो एकदम इतना वर्चस्व इतने सालों से चला आ रहा है, ये लेफ्ट की जो थिंकिंग है वो इस माहौल को साफ नहीं होने देती, वो फिर उसको पॉल्यूट करके रख देती है। वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, अब तक नहीं हो पाता है एकदम। ये जादवपुर के प्रेसिडेंसी के जितने भी बुद्धिजीवी, अपर्णा सेन और जितने अर्बन नक्सल मैक्सिमम बंगाल में ही है, जितने बुद्धिजीवी हैं, ये सुनील गांगुली और ये शंखो घोष जितने भी है, ये इस तरह का माहौल बना। एबीपी आनंद, मैं तो नाम ले लूंगा आपके चैनल में, ये पब्लिशिंग हाउस आनंद बाजार, इन लोगों ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है कि मतलब बंगाली स्पीकिंग मुसलमान हमारा दोस्त है और हिंदी स्पीकिंग हिंदू हमारा दुश्मन है। हिंदी स्पीकिंग हिंदू जो है वो नॉन बंगाली दुश्मन है, और बंगाली स्पीकिंग मुसलमान बांग्लादेश से जो आके जो हमारी पिटाई कर रहा है, जो मार रहा है बंगाली स्पीकिंग मुसलमान, वो हमारा बंगाली भाई है। तो इस तरह का ऐसा क्या बताएं, एब्सर्डिटी, एब्सर्ड सिचुएशन क्रिएट करके रखा हुआ। 26 में इसका भी हिसाब होने वाला है। मेरा अपना मानना है कि पब्लिक भी बहुत परेशान हो गई सब चीजों से, कि मार्क्सवाद, माओवाद, इससे भी परेशान है, टीएमसी की इन चीजों से लोग परेशान है। सिर्फ गैप रह जाता है, वो है भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड में एफर्ट, उसकी मेहनत, उसका संगठन, बस ये एक मिसिंग लिंक है, अदरवाइज सब कुछ तैयार है। अच्छा, जो डर है, डर को, खौफ को मैं देख रहा हूँ कि जैसे बीजेपी के उन पे हमले हो रहे हैं, कुछ वो जा रहे हैं तो उनकी पिटाई कर दी, कैंडिडेट तक पे वो जो फरक्का वाला आपने देखा है, यहाँ टिब्रेवाल का जो देखा है ना, इसके अलावा एक दो जगह और वो जैसे यहाँ सुरेंद्र, तो उन सब में अगर आप देखेंगे पुलिस बहुत इनएक्टिव सी दिख रही है। वहाँ पुलिस है, जबकि पुलिस वाले का तो ये है कि जब जिसकी सुरक्षा में वो है, एक गोली बचने तक उसको हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन वो नहीं दिखता है। लेकिन साथ ही साथ उस तरह का कोई चीज आपको लगता है कि जैसे अभी तक कोई एक्शन दिखा नहीं है? आप सड़क पे घूम रहे, पिछली बार भी घूम रहे थे, ऐसा तो नहीं था, पिछली बार सारा सुरक्षा थे, हम लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन आप ये जो बीजेपी के लोग थे वो काउंटर नहीं कर पाए उन चीजों को। इस बार भी मुझे तो क्या ये जब तक ये दिखेगा, क्योंकि आप देखिए एनआईए का केस ठंडा हो गया, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, अब वो मेमोरी से आउट हो गया, न्यायिक अधिकारियों को बन रहे, तो क्या इस तरह से कंट्रोल कर पाएगा चुनाव को फ्री एंड फेयर के लिए? लोगों को तैयार कर पाएंगे कि वोट देंगे, या डर रहेगा? डर का माहौल तो रहेगा, इसमें इसको झुटला नहीं सकते, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का मतलब है डर का माहौल, और डर का माहौल अच्छा डर का माहौल है इस टाइम, इसलिए नॉर्मल जो वोटर है वो भी बहुत शांत है। और 2021 में जो एक हाइप हुआ था, जैसे जय श्री राम, ओपनली जय श्री राम बोलना, ये वो एक अलग, वो भी इस बार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वोटर भी बहुत केयरफुल है, वोटर इज वेरी वेरी केयरफुल, और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत समझ के, समझदारी के साथ, बहुत सोच समझ के इलेक्शन लड़ रही है, ये भी हमें समझ में आ रहा है, वो सोच समझ कर लड़ रही है, उतना एकदम पूरा ओवर द बोर्ड, जैसे 21 में हो गया था, हम 150 हम जीत गए, 150 में मिल गया, 170 मिल गया, शीतलकुची में एक फायरिंग हो गया सेंट्रल फोर्स का, उसके बाद राहुल सिन्हा ओपन बोल रहा है, अभी घरे घरे मैं जगह जगह शीतलकुची करूंगा, 100 शीतलकुची करूंगा। तो वो केयरलेसनेस इस बार नहीं है, वो केयरलेसनेस इस बार नहीं है, बीजेपी ओवर द बोर्ड नहीं है, बहुत सीरियसली इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन वही जो मैं कह रहा हूँ बार बार, वो जो एक मिसिंग लिंक है कि वोट वाले दिन कितने लोग खड़े करके रख सकता है बूथ में, क्योंकि बूथ जैमिंग होगी, बॉम्बिंग होगा, वोटर को निकलने नहीं देंगे घर से, इलेक्शन वायलेंस होने वाला है, छोटे छोटे उसका ट्रेलर हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना काउंटर कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो जितनी जानकारी मेरे पास है, जैसे मैंने आपको कहा कि जहां एक बार हिंदू मुसलमान का संघर्ष हो चुका है, वहां तो बीजेपी और हिंदू भी तैयार है, वहां बीजेपी का आदमी रहे या ना रहे, वहां हिंदू समाज जो है वो तैयार, इस बार वो घुसने नहीं देंगे। यहाँ बंगाल में कौन सा इलाका दखल, अच्छा, इलाका दखल, तो इलाका दखल का पूर्व मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी का इलाका है, तो उसको वो इलाका दखल करेगा। नॉर्थ बंगाल में जो बीजेपी जहां जीतते आ रही है 3-4 इलेक्शन, वहां उस इलाका दखल करेगी। मालदा मुर्शिदाबाद में जहां राइट हुआ है, उस वहां पर हिंदू अपने एरिया पकड़ के बैठ जाएगा, टीएमसी को घुसने देगा वहां पर। तो टीएमसी पहली बार देख रही है कि उसके साथ लड़ाई में कोई खड़ा है, सच में पहली बार खड़ा है। 21 में इतना नहीं था टीएमसी को, टीएमसी बहुत सीरियस। अब देखिए इस बार कोई नाटक नहीं है, व्हील चेयर पे बैठना, व्हील चेयर पे वो नकली प्लास्टर लगा के ममता बनर्जी का फुटबॉल छोड़ना, खेला हो, वेरी वेरी सीरियस। टीएमसी बहुत सीरियस है, उसको भी पता है कि
ज्यादा वायलेंस किया या जो वायलेंस कर चुकी है उसका बदला लेने के लिए पब्लिक तैयार है। तो इसलिए टीएमसी भी बहुत ओवर द बोर्ड नहीं जा रही है, वो भी बहुत धीमे स्लो स्टडी पेस में इलेक्शन चल रहा है। तो इसलिए इसी को बहुत सारे समीक्षक अंडर करंट बोल रहे हैं। तब देखते ही अंडर करंट कहाँ जाता है। मेरे अपने एनालिसिस में तो वही एक मिसिंग लिंक, थोड़ी सी अगर मेहनत अगर बीजेपी कर ले, कार्यकर्ता आरएसएस के सारे कार्यकर्ता उतर जाए फील्ड में, अगर एक बार, अभी टाइम है उतरने का, अभी उतरेंगे, उतर जाए अगर एक बार और वायलेंस को अगर रोक दे, तब तो सच में स्पेक्टेकुलर रिजल्ट होने वाला है। तो एक आखिरी सवाल, क्या 2011 दोहराया जा सकता है? आपने उस समय देखा होगा, क्या ये 2011 हो सकता है? 2011 हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो थोड़ा सा मेहनत पहले से करनी चाहिए थी, वो सच पूछे तो जो राइट विंग फोर्सेस है, क्योंकि टीएमसी भी लेफ्ट विंग ही है, सब लेफ्ट, जिहादी कम्युनिस्ट सब एक तरफ है, लेफ्ट विंग एक तरफ है, तो राइट विंग बीजेपी आरएसएस एक अकेले वही राइट विंग है। तो जो राइट विंग फोर्सेस जो यहाँ पर है उनका थोड़ी सी प्रिपरेशन कम रही, लेकिन जो टाइम उन लोगों ने वेस्ट कर दिया, अगर अभी भी 11th आवर में भी मतलब जैसे एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर पूरा दम लगा के पढ़ ले तो एग्जाम पास हो जाएगा। क्योंकि 2011 का बैकग्राउंड क्या था कि टीएमसी का बहुत लंबा आंदोलन चला था, सिंगूर, नंदीग्राम, ये वो, तो एक एनवायरमेंट तैयार हो गया था, लोग समझ भी रहे थे कि इस बार सीपीएम जा रही है, सीपीएम वाले खुद भी डर गए थे, इस बार टीएमसी वाले डरे हुए हैं। लेकिन वो जो माहौल तैयार करना चाहिए था 24 के बाद से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2024 के बाद से 1-1.5 साल टाइम था, 2 साल समय था, वो माहौल तैयार कर लेने का कि बस अब टीएमसी जा रही है। जैसे 2011 से पहले ममता ने एक परिवेश निर्माण कर लिया था, उसने इन्होंने बना लिया था कि सीपीएम जा रही है, तो लोगों को समझ में आ रहा था लोगों को। अभी लोग चाह रहे कि टीएमसी जाए, लेकिन वो पूरी एनवायरमेंट तैयार हुआ कि नहीं, वही वो मिसिंग लिंक वही है। तो अभी भी 11th आवर में अभी भी टाइम है, थोड़ा सा जोर अगर लगा देंगे तो मेरे ख्याल से 100, 105, 110 सीट तक तो हो ही जाना है। और अगर पूरा मेहनत, अगर ये जो ग्रेटर कैलकाटा जो रीजन है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा फिगर बढ़ा लेंगे तो मेरे ख्याल से 2011 रिपीट हो जाएगा, उसमें हो जाना चाहिए। क्योंकि ठीक है, पिछला टाइम थोड़ा वेस्ट कर दिया बीजेपी ने, लेकिन अभी जो टाइम बचा है, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने वाली बात है, एक रात पहले वो अगर थोड़ा मेहनत से पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से हो। तो देवाशीष जी, आपके साथ बहुत ही बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई और मुझे लगता है कि उन सब चीजों से अलग ही हमने बातचीत की है जो सड़क पर आखिर दिखता है, लेकिन सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है उसके अंदर झांकना आसान काम नहीं होता। लेकिन हमने देवाशीष जी के साथ ये कोशिश की है, उनकी बारकी नज़र लंबे समय से इस समाज को समझने की, उसके साथ बात की है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पूरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात, नमस्कार।